चलो नया टॉपिक आज आप लोगों का स्टार्ट करते हैं, जो कि रहेगा हमारे पास आइसोमेरिज्म या फिर आइसोमर्स। ठीक है। अब हम लोग जैसा कि अभी अभी यहाँ पर नेमिंग सीख करके आए हो, तो एटलीस्ट आप लोगों को क्या होगा, अब आप लोगों को ना स्ट्रक्चर्स का आइडिया लग गया होगा कि हम लोग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं। क्योंकि पहले हमने क्या करा था, पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर से नाम लिखने सीखे थे, फिर हम लोगों ने नाम से स्ट्रक्चर बनानी सीखी थी। अब स्ट्रक्चर्स सीखना या स्ट्रक्चर्स को समझना क्यों जरूरी है, वो आपको यहाँ पे समझ आएगा आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में। क्योंकि जब हम लोग आइसोमेरिज्म करेंगे तो बहुत हाई चांसेस होते हैं आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आने की। अब आप आइसोमेरिज्म को समझना है कि आपके पास आइसोमेरिज्म का मीनिंग क्या होता है। देखो, आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है कि वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंट हो। ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का मतलब आपको याद है, जो हम लोग बॉन्ड खींच करके कार्बन की स्ट्रक्चर बना के कॉपी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला बदल जाएगा, आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बदल जाएगा। ये अपने पास सबसे सिंपल और सबसे बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी, आइसोमेरिज्म की या फिर आइसोमर्स की। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं, ये आपके पास वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स अपने पास क्या है, ऐसे कंपाउंड्स अपने पास आइसोमर्स है। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म क्या हो गया, आइसोमेरिज्म ना आपके पास फिनोमिना हो गया। किस चीज का फिनोमिना हो गया, इस चीज को एनालाइज करने का, जहां पर आपके पास दो गिवन स्ट्रक्चर देखने में तो डिफरेंट हो बट पढ़ने में बिल्कुल सिमिलर हो, जब मैं उसका अपने पास क्या पढ़ूं, यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ूं। ठीक है। अभी एक बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैं टाइप्स की बात नहीं करूंगा कि कितने तरीके के आइसोमर्स अपने पास होते हैं। ठीक है, पहले यहां पर इसको समझते हैं। मैं यहां पर आपके सामने दो कंपाउंड बनाऊंगा, तो आपका काम यह है कि सबसे पहले आपको लिखना है इसका नाम। मुझे जल्दी से दोनों के नाम बता दो, इन दोनों के नाम क्या क्या है, फटाफट से। पहले वाले का भी और दूसरे वाले का भी। पहले वाले को अगर आप देखोगे तो पहले वाले में मेरे पास जो सबसे लंबी कार्बन चेन है वो कितने कार्बन की है टोटल, 3 कार्बन की है। जिसमें से दूसरे वाले कार्बन पे कौन सा ग्रुप बाहर हो गया, मिथाइल ग्रुप बाहर हो गया। तो आपके सेकंड वाले पे क्या लगा हुआ है यहां पर, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है, तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड वाले हैं सारे के सारे, तो किससे एंड करेंगे, एन से। तो इसका नाम क्या निकल करके आ गया अपने पास, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगले वाले को देखो, अगले वाले में कहीं पर भी कोई ब्रांचिंग नहीं हो रखी है, सीधी स्ट्रेट चेन है, 4 कार्बन की सीधी चेन है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है कि अपने पास नॉर्मल एल्केन है ये। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता था, ब्यूट। तो ये क्या है, मेरी ब्यूटेन है। ठीक है। अब मैं आपको कहता हूं कि अब ना आप थोड़ी देर के लिए जरा स्ट्रक्चर को अगर छोड़ दो और आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। तो पहले वाले का अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाऊं, तो पहले वाले का मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना क्या बनेगा, कितने कार्बन है यहां पर टोटल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप बनाना सीखो, कितने कार्बन है टोटल, 4। तो C4 लिखेंगे। कितने हाइड्रोजन है यहां पे टोटल, 3 3 6 3 9 और 1 10। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, C4H10। और अगर आप ब्यूटेन को देखोगे, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल, 4। कितने हाइड्रोजन है, 3 3 6 2 8 2 10। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल करके आया, C4H10। तो अगर आपको मैं C4H10 लिख करके दे देता, तो एक बच्चा ऐसा होता जो C4H10 को ये बनाता और वहीं पे दूसरा बच्चा C4H10 को ये बनाता। अब बात ही आ जाती कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। तो केमिस्ट्री कहती है कि कोई भी बच्चा गलत नहीं है, दोनों बच्चों ने सही बनाया है। क्यों सही बनाया है, क्योंकि उसने बॉन्ड भी अपने पास पूरे सही कर रखे हैं, कार्बन के चारों पूरे हो रखे हैं, कोई गलती उसने नहीं करी। और बड़ी बात क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपने दिया था, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमारे पास अब दो बच्चों ने दो स्ट्रक्चर दे दिया अलग अलग। तो इन दो स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है अपने पास, आइसोमर्स। तो ये जो 2 मिथाइल प्रोपेन है और जो आपकी ब्यूटेन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या शो कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, या मैं कह दूं ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, आपकी आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स का मतलब है कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा हो बट आपके पास जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या हो गया हो, डिफरेंट हो गया हो। यही होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब लिखने का तरीका या रिप्रेजेंटेशन का तरीका। ठीक है, आई बात समझ में आइसोमेरिज्म में। तो यहां पे 2 मिथाइल प्रोपेन एंड ब्यूटेन,
आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्या बन गए मेरे पास, एक दूसरे के अपने पास आइसोमर्स बन गए। क्यों बन गए आइसोमर्स? क्योंकि भाई इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज ये दोनों एक दूसरे से यहां पर डिफर कर रहे हैं। और सिर्फ यही आइसोमर्स नहीं, आपके पास आइसोमर्स और भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहां पर एक और एग्जांपल अगर हम लोग देखें आइसोमर, देखो एक और क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है, जरा आप लोग मेरे को इसके नाम बता दो फटाफट से, जल्दी से। पहले वाले का नाम क्या है, जरा नाम पे आ जाते हैं। तो आप लोग कह रहे हो पहले वाले का नाम क्या है अपने पास, प्रोपेनॉल है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कितने कार्बन की चेन थी यहाँ पे टोटल, 3 कार्बन की, और पहली पोजीशन पे कौन लगा हुआ है, OH या फिर ओल लगी हुई है। तो 3 कार्बन की चेन है, तो क्या वर्ड रूट यूज करी होगी आपने, प्रोपेन, और 1 पे ही क्या लगी हुई है, ओल। तो प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनॉल, जब फर्स्ट पे होता है तो पोजीशन मेंशन नहीं करते, बात सही है। अगले वाले का नाम क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, इसका नाम क्या होना चाहिए मेरे पास, प्रोपेन 2 ओल। क्योंकि अब जो आपका ओल है या जो OH वाला ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है यहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर आपको बना करके दे दी, लेकिन मैं आपको कहता हूं आप ना मेरे को इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। अगर आप पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करोगे तो कितने कार्बन है पहले वाले पे, 3। कितनी हाइड्रोजन है, 3 तो 5 तो 7 और 1 8, और एक क्या है वहां पर, ऑक्सीजन। तो पहले वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, C3H8O। अब जरा सेकंड वाले का भी बनाओ, क्या बन रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है टोटल, 3। हाइड्रोजन कितने हो गए देखो, 3 3 6 1 7 और 1 8, और ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के यहां पर आइसोमर्स हो गए। तो आपने जो प्रोपेनॉल बनाई और जो प्रोपेन 2 ओल बनाई, ये दोनों कैसी स्ट्रक्चर्स है एक दूसरे के साथ, ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स है। तो ये भी क्या निकल करके आ गए अपने, आइसोमर्स निकल करके आ गए। क्या कहेंगे हम लोग इनको, आइसोमर्स कहेंगे। अब एक और चीज देखो, एक और आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, जैसे CH3CH2OH है, और एक तरफ मैं कंपाउंड लिख रहा हूं CH3OCH3। आप लोग मेरे को बताओ कि जो पहला वाला मैंने कंपाउंड बनाया है, सबसे पहली बात तो ये कौन सी कैटेगरी का कंपाउंड है, सबसे पहला वाला जो CH3CH2OH बना है, ये कौन सी कैटेगरी है, बिल्कुल सही, आपने बोला ये अल्कोहल है। और अगला वाला क्या है अपने पास, ईथर। अगला वाला आपका ईथर है, ROR, कार्बन चेन ऑक्सीजन कार्बन चेन। तो ROR- या ROR को क्या कहते थे हम लोग, यहां पर ईथर कहते थे। अगर आप इसके नाम की बात करोगे तो अल्कोहल में ये 2 कार्बन का अल्कोहल बन रहा है, तो इसका नाम क्या होता है, एथेनॉल या इथेन 1 और ईथर की अगर नेमिंग पे आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एल्कोक्सी एल्केन का नाम होता था, एल्कोक्सी एल्केन। तो ये हो गया मिथॉक्सी, और एक रह गया उसका वो मीथेन। तो इसका नाम क्या निकल करके आ गया मेरे पास, मिथॉक्सी मीथेन निकल करके आ गया। अब यहां पे अगर मैं आपको कहूं कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को बताओ, तो भाई आप मेरे को इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताते, कितने कार्बन है यहाँ पे टोटल, 2। कितने हाइड्रोजन है टोटल, 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, C2H6O। लेकिन दूसरा बच्चा जो है, जो ईथर बना के लाया था अपनी कॉपी में, अगर ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनता, C2H6O। तो अगर मैं किसी के सामने C2H6O लिखूं तो 2 बच्चे होंगे, वो दोनों क्या पता अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके लिए, तो वो दोनों स्ट्रक्चर सही है। और एक अल्कोहल की कैटेगरी और दूसरी किसकी कैटेगरी है आपके पास यहां पर, ईथर की। ठीक है, तो ये भी कैसी स्ट्रक्चर्स हैं एक दूसरे के साथ, आइसोमर्स या आइसोमेरिक स्ट्रक्चर। तो ये दोनों भी कैसे हो गए मेरे पास, आइसोमर्स हो गए। तो ये होते हैं आपके पास आइसोमर्स। आई बात समझ में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से आपके पास टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म भी आपका कंप्लीट हो जाएगा एक तरीके से। मेरी बात यहां पे ध्यान से समझना, यहां पे फंक्शनल ग्रुप किसका था, क्या यहां पर आपके पास फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का था, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप किसका था, ईथर का। और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, आइसोमर भी है। तो यहां पे जो आइसोमेरिज्म आया है, ये आइसोमेरिज्म किसके कारण आया है, फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट हो जाने के कारण। कार्बन तो दोनों पे सेम है, कार्बन एटम्स, कार्बन चेन भी एक जैसी है। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप का। तो ये वाला जो आइसोमेरिज्म है ना, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं दोनों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कौन सा शो किया इन्होंने आपके पास, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। आई बात समझ में, कौन सा आइसोमेरिज्म था अपने पास, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ऊपर बढ़ जाते हैं, यहां पर पहला भी अल्कोहल है, अगला भी अल्कोहल है, इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप तो अपने पास सेम है। ठीक है, अब पहले वाले को देखेंगे तो पहले में भी प्रोपेन लिखा है, दूसरे में भी प्रोपेन लिखा है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम में भी फर्क नहीं है।
लेकिन पहले वाले में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पहली है और दूसरे वाले में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है, दूसरी। तो चेंज किसके कारण आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना, पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफर कर जा रही दोनों में। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को इसलिए क्या बोला जाता है अपने पास, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। आ रही है बात समझ में, कौन सा आइसोमेरिज्म है अपने पास, ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। ये हो गया आपके पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब एक हम पीछे भी बना करके आए थे, अब जरा इसको भी देख लेते हैं। यहां पर आपकी जो कार्बन की चेन है, पहली वाली और दूसरी वाली, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ऑब्वियसली बात है पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म वहां अराइज होती है जहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। यहां पे चेन बिल्कुल सीधी है और यहां पर जो आपकी चेन है उसमें क्या हो गई है, ब्रांचिंग हो गई है। ठीक है, तो यहां पे जो आइसोमेरिज्म आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन में। यहां पर आपकी चेन में कितने कार्बन एटम है, टोटल 4, और यहां पे आपके कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन एटम थे, 3, और एक कार्बन को आपने क्या बना दिया था, सब्स्टिट्यूएंट। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को कौन सा आइसोमेरिज्म कहते हैं हम लोग यहाँ पे, यह है आपका चेन आइसोमेरिज्म, जो कि किसके कारण अराइज होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफर कर जाते हैं आपकी कार्बन चेन में। दूसरे वाले में 4 है, पहले वाले में 3 है, क्यों, क्योंकि एक कार्बन एटम चेन से बाहर होकर के सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो गया। तो ये क्या बन गया मेरे पास, चेन आइसोमेरिज्म का पार्ट बन गया। तो अब आई बात समझ में कि आइसोमेरिज्म कैसे दिखाया जाता है। तो आइसोमेरिज्म दिखाने के बहुत तरीके हैं, जिसमें से पहला है चेन आइसोमेरिज्म जो आपके सामने यहां पर है, दूसरा आपके पास ये लिखा है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, और एक है आपके पास ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हमारे पास और भी होते हैं, आपके पास टॉटोमेरिज्म भी होता है, मेटामेरिज्म भी होता है, बट टॉटोमर्स एंड मेटामर्स आपके पास सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आपके पास अब जो नया टॉपिक है वो आता है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने कुछ यहाँ पर आइसोमेरिज्म के टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अभी आप लोगों ने यहाँ पर टाइप्स देखे आइसोमेरिज्म के। अब बस इसी को कैसे देखना है, इसको अगर हम लोग नाम के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों ने अभी क्या करा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3 तरीके के आइसोमेरिज्म पढ़े। कौन सा पढ़ा सबसे पहले, वहां पर चेन, दूसरा कौन सा था आपके पास पोजिशनल, और तीसरा कौन सा था फंक्शनल। ये तीनों ही तरीके के जो आइसोमेरिज्म है ये आते हैं आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर। किसके अंडर आते हैं, स्ट्रक्चरल। तो आपकी जो आइसोमेरिज्म है ना, वैसे वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है स्ट्रक्चरल और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है स्टीरियो। तो एक होता है मेरे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा आइसोमेरिज्म कौन सा रहता है आपके पास, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस। तो ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें आपके पास जो गिवन एटम्स होंगे ना, उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट है उसको चेंज जो है उसमें अंडर अपने पास चेंज आया होगा, इस वजह से वहां पे क्या अराइज हुई है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है इसको अभी बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में कौन कौन से हो गए, स्ट्रक्चरल के अंदर आ गया आपके पास चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, और क्या लिखेंगे इसमें, क्यों अराइज होता है, ये अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन कार्बन एटम्स इन द कार्बन चेन। ठीक है, आपकी कार्बन चेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना, उसमें डिफरेंस के कारण भी अराइज होती है। फिर दूसरी कौन सी पढ़ी थी हम लोगों ने, पोजिशनल। क्या हम लोगों ने दूसरा आइसोमेरिज्म यही देखा था, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। बताओ ये क्यों आया था, पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्यों एग्जिस्ट कर रहा था हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जा रही है, चेन में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही थी, लेकिन क्या होता, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जा रही है। तो यहां पे लिख सकते हैं अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस, और वो डिफरेंस किस में रहेगा, इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इन द स्ट्रक्चर्स, आपकी स्ट्रक्चर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन में चेंज आ गया होगा। तो एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि भाई जो आपका फंक्शनल ग्रुप है ना वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कौन सा होना चाहिए आपके पास, सेम। दोनों स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब तीसरा आइसोमेरिज्म कौन सा पढ़ा आप लोगों ने, लास्ट में कौन सा पढ़ाया आपको, फंक्शनल पढ़ाया। तो फंक्शनल, जैसा इसका नाम है ना फंक्शनल, तो आप लोग ये बात समझोगे यहाँ पे फंक्शनल वर्ड यूज क्यों किया उन्होंने, फंक्शनल वर्ड यूज किया यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की वजह से। तो ऑब्वियस बात है इसमें तो क्या चेंज हो गया, इसमें तो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया था।
तो हम लोग लिख सकते हैं अराइजेस ड्यू टू चेंज इन द फंक्शनल ग्रुप लिंक्ड विद द कार्बन चेन। ठीक है, ये वाला आइसोमेरिज्म क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि भाई आपकी जो कार्बन चेन है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप उन्होंने लिंक कर रखा था वही बदल जाएगा। ठीक है, दो और भी होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? दो और की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर ना अपने पास इसके बाद पहला तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे मेटामेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म जो रहती है वो भी इसी का ही पार्ट है, बट टॉटोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म आपके पास सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म बस अभी आप एक रेफरेंस के लिए ध्यान रखना कि दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बट आपके सिलेबस में जो है वो कवर्ड नहीं है। अब स्टीरियो पे आ जाते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है? देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों अराइज होता है, सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये स्पेशियल अरेंजमेंट के कारण चेंज होता है। किसके कारण चेंज होता है अपने पास? ये स्पेशियल। देखो, स्पेशियल का मतलब है यहां पर स्पेस, इन अ गिवन स्पेस। तो आपके पास जो भी अरेंजमेंट है, किसकी अरेंजमेंट? अपने पास कार्बन चेन से अटैच जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसकी अरेंजमेंट, सिर्फ उसकी अरेंजमेंट को चेंज करने के कारण ही आपके पास जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है वो कौन सी होती है? स्टीरियो। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आ गया अपने पास? ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसका टाइप है आपके पास? एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब आप कहोगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने आपको क्या नहीं पढ़ाया? यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया। तो एक रेफरेंस के लिए आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। हमारे पास इसका एग्जांपल हो सकता है ब्यूटूइन। देखो, एल्केन्स में नहीं होता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एल्केन्स में नहीं होता, एल्कीन्स में हो सकता है और भी कई जगह रहता है, बट अभी आपके पास जितना लिमिटेड सिलेबस है उतने के हिसाब से अभी आप सिर्फ ब्यूटूइन पे समझना। ठीक है, मेरे पास अगर कोई ब्यूटूइन की स्ट्रक्चर बनाता तो ब्यूटूइन की स्ट्रक्चर कैसी रहती? ब्यूट का मतलब है टोटल कितने कार्बन है यहां पर? 4 कार्बन है। 4 कार्बन का चेन है और सेकंड वाले पे क्या लगी हुई है? यहां पर डबल बॉन्ड लगी हुई है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिए, आपको मैंने लिखने का तरीका बताया ही है। पहले कार्बन बनाएंगे, बॉन्ड पूरे करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन लगाएंगे। ठीक है, अब इससे ना दो फॉर्म बनती है। ये तो मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रक्चरल जो है वो फॉर्मूला आपके सामने लिख के दे दिया, ब्यूटूइन ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए क्या होगा? आपके पास डबल बॉन्ड सेंटर देखो आप, ये आपका डबल बॉन्डेड सेंटर है। तो सबसे पहले आप क्या करो? सबसे पहले आप बनाओ आपका डबल बॉन्डेड सेंटर। ठीक है, पहली वाली कार्बन का एक बॉन्ड CH3 के साथ है और एक बॉन्ड किसके साथ है? यहां पर हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, एक बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा बॉन्ड किसके साथ है? यहां पर CH3 के साथ। तो मैं ऐसे बना देता हूं, उसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देता हूं और एक बॉन्ड किसके साथ बना देता हूं? यहां पर CH3। तो इसका भी तो सेम है, इसका भी एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और एक बॉन्ड किसके साथ है? यहां पर CH3 के। लेकिन अब बात क्या आती है कि जब मैं इधर दो बॉन्ड खींचूंगा ना, तो मुझे यहां पर पहले CH3 लिखना चाहिए, फिर यहां पे H लिखना चाहिए, या पहले H लिखना चाहिए या CH3। तो इसी स्पेशल अरेंजमेंट में जो अपने पास चेंज आएगा, इसी को हम क्या कहते हैं अपने पास? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे अगर मैं यहां पर H लिख दूं और यहां पर क्या लिख दूं? CH3। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया? ये तो आपका वो स्टीरियो सेंटर हो गया जिसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है। अब आप देखो, आपके जो सेम एटम्स है ना, या जो आपके सेम ग्रुप है वो सेम साइड है। सेम ग्रुप क्या पढ़ रहे हैं मेरे पास? सेम साइड पढ़ रहे हैं। जैसे CH3 है तो CH3 के सामने CH3 आ रहा है, H के सामने क्या आ रहा है? H आ रहा है। लीनियर ज्योमेट्री होती है इसकी। तो इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म है इसको क्या कहते हैं हम लोग? सिस। तो ये कौन सी फॉर्म है अपने पास? सिस फॉर्म। और इसका पूरा नाम क्या होना चाहिए? सिस ब्यूटूइन। क्या नाम रहेगा अपने पास इसका पूरा? सिस ब्यूटूइन, CIS वाला सिस। अब एक चीज क्या हो सकती थी, वही दूसरा बच्चा कहता नहीं सर एक काम करो, CH3 ऊपर बनाओ, H नीचे बनाओ। तो बात सही है, गलत नहीं कह रहे हो, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले स्टीरियो सेंटर बनाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है इसका। तो मैंने क्या करा था, मैंने कहा कि भाई पहले वाले में तो आपने ये चॉइस दे दी कि कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन शो करा, एक बॉन्ड मिथाइल शो करा। पिछली बार मैंने H के सामने H बनाया था ना, अब मैं H के सामने H नहीं बनाऊंगा। अब मैं H के सामने क्या बनाऊंगा? यहाँ पर CH3, और जो H ऊपर था वो H अब नीचे आ गया और ये CH3 ऊपर चला गया। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, है तो सेम ग्रुप बट सेम ग्रुप ऑन
डिफरेंट साइड्स। सेम ग्रुप है बट कौन सी साइड पर है, डिफरेंट साइड पर है। जैसे आपका ये वाला CH3 था, यहां पर आ गया, ये आप ऐसा समझना डायगोनल के अलोंग। जब आपके सेम ग्रुप डायगोनल के अलोंग पढ़ने लगते हैं तो यहां पर जो फॉर्म बनती है वो कौन सी फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म। तो इसका नाम होता है ट्रांसब्यूटेन। ठीक है, पहले वाली कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है, और दूसरी वाली फॉर्म कौन सी है, ट्रांसफॉर्म है। तो ये दोनों ना एक दूसरे के साथ क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमर बना रहे हैं। और कौन सा आइसोमर बना रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना रहे हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म समझ आया। सिस फॉर्म में सेम ग्रुप सेम साइड पर, और ट्रांसफॉर्म में सेम ग्रुप कहां पर होंगे, डिफरेंट साइड पर। ये होता है आपका आइसोमेरिज्म। तो अभी के लिए आपके पास आइसोमेरिज्म में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है आपके पास आइसोमेरिज्म में। छोटा सा टॉपिक है आपके पास, अगर आप इतना भी समझ जाओगे तो बहुत है। अब इसमें आपको प्रैक्टिस कैसे होगी, जब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। ठीक है, जब अभी आपको सबसे आखिरी में चैप्टर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे तब आपको ये पार्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में आइसोमेरिज्म में? लिख दो फिर इसको।